Hi everyone. Mm, KTOGR थर्ड चैप्टर ऑफ फिजिक्स हम लोग ने स्टार्ट किया है। काइनेमेटिक थियोरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। अब तक काइनेटिक थियोरी पर ही है हम लोग। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एक फार्मूला डिराइव किया था। वो फार्मूला था प्रेशर ऑफ गैस का। हम लोगों ने रिलेशन दिया था उसका, प्रेशर ऑफ गैस और वेलोसिटी के टर्म्स में रिलेशन निकाला था। आज उसी का थोड़ा कंटिन्यूएशन है, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इंटरप्रेट करेंगे हम लोग, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थियोरी। अब इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज़ से रिलेशन निकालेंगे। तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने फॉर्मूला किया था दैट वाज पी वी इक्वल्स टू 1/3 NmV²। ठीक है, P is the pressure, V is the volume, N is the number of molecules, M small m क्या है, mass of molecule, और V जो था वो हमारा क्या था, एवरेज स्पीड या फिर वेलोसिटी हम लोगों ने कंसिडर किया था। अच्छा, और एक आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी करके था, उसके टर्म्स में भी हम लोगों ने फॉर्मूला एक निकाल के रखा है, शायद वो कहीं और आगे यूज़ आया उसको। ठीक है, तो अभी हमें यही फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। अब ये फॉर्मूले में थोड़ा सा मैं चेंजेस लाता हूँ। क्या करता हूँ, ये MV² ऐसा कहीं तो देखा हुआ है, हाँ अगर एक हाफ लगा दिया तो हाँ, हाफ MV² करके कुछ तो हमें याद है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको क्या दे दिया मैंने, हाफ दे दिया। ठीक है, अब ये 2 दिया हूँ मैंने खुद के मर्ज़ी से, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक न्यूमरेटर में 2 यहाँ पर दे दिया। तो इक्वेशन तो सेम है, PV वैसी है, 1/3 की जगह यहाँ पे एक 2/3 हो गया है, N वैसी की वैसी, और इधर हाफ MV² डाल दिया। ठीक है, देखते क्या हो रहा है इसके अंदर, आगे बढ़ते हैं। हाफ MV² जो है, इट इज़ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। सिंपल, ये जो पार्ट डिनोट कर रहा है MV², हाफ MV² क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी रहता ना। ठीक है, बट ये जो है ये कौन सा है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी रहेगा, क्या कर रहे हैं हम लोग, एवरेज लेके चल रहे हैं, दैट इज डिनोटेड दिस। ठीक है, ये ट्रांसलेशनल वर्ड क्या है हम लोग आगे देखते डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना इसे। ठीक है, नोट इन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉन इंटरैक्टिंग, हैंस नो पोटेंशियल एनर्जी टर्म। क्या हो रहा है, आइडियल गैस मान के चले तो मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन कुछ नहीं हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या ले रहे हैं हम लोग, निगलेक्ट कर दे रहे। तो जो मैटर कर रहा है वो सिर्फ कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी, वो भी कौन सा, ट्रांसलेशनल यहाँ पर। ठीक है, दस जो भी इंटरनल एनर्जी, जो भी गैस के पास एनर्जी है, डेट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज प्योरली काइनेटिक। इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, पूरा किस में जा रहा है, काइनेटिक में जा रहा है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी एवरेज टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या रहने वाला है, एनर्जी एवरेज टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ MV²। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है ये। हाफ MV² बेसिकली क्या है, काइनेटिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसका, एक मॉलिक्यूल का। तो अगर पूरे मॉलिक्यूल का अगर देखना है तो क्या कर दूंगा, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से सिंपली क्या कर दूंगा, उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, पूरे गैस के लिए, पूरे आइडियल गैस के लिए क्या मिल जाएगा, एवरेज टोटल एनर्जी, डेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। ठीक है, ये इक्वेशन को मार्क किया 2, और पहले कुछ तो इक्वेशन निकाल के रखा है 1। तो यहाँ पे कुछ सेम दिख रहा है, हाँ ये देखो हाफ MV², यहाँ पर भी हाफ MV² सेम दिख रहा है, तो रिलेट कर सकते हैं। N भी है ना, N इंटू हाफ MV², N इंटू हाफ MV², मतलब इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, E लिख सकता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमें क्या मिल रहा है, N हाफ MV² जो है इसकी जगह क्या डाल दे, E डाल दे। तो PV वैसी की वैसी, 2/3 वैसी की वैसी, और ये जो टर्म है पूरा इसकी जगह क्या डाल दिया, E डाल दिया। तो हमको एक रिलेशन मिला है, क्या है, PV इक्वल्स टू 2/3 E। E क्या है, एवरेज टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, बट हमें पहले से पता है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी नो डैट PV इक्वल्स टू NkBT। सर PV इक्वल्स टू nRT होता है ना, बताया था फर्स्ट लेक्चर में, डिस्कस कर चुके थे हम लोगों ने, 2 रिलेशन दिया था। ये Kb क्या था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, N क्या है, कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, T क्या हो गया, टेम्परेचर। तो अभी PV की जगह क्या हम लिख सकते हैं, 2/3 E जो रिलेशन मिला है, तो 2/3 E लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या कर दिया, ये E को N के साथ लेके आ गया,
तो E/n हो गया, और ये 2/3 को उधर भेज दिया तो क्या हो गया 3/2 हो गया kBT। क्यों क्या ऐसा टर्म हम लोग ने निकाला है, हम लोग ने क्या निकाला है उसको रीड आउट करते हैं थोड़ा। डेट इज़ एनर्जी पर मॉलिक्यूल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल। सर कैसे, ये क्या है, एनर्जी किसका है, एवरेज टोटल एनर्जी पूरे गैस का, ठीक है। तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को क्या मिल रहा है, एवरेज ही मिल रहा है एनर्जी का, बट किसका, फॉर वन मॉलिक्यूल मेरे को क्या मिल रहा है, एनर्जी। डेट इज़ डिनोटेड बाय 3/2 kBT। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखो, एक रिलेशन मिला है, एक टर्म मिला है हमको, एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या बोला मैंने, एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज गिवन बाय 3/2 kBT, ठीक है, याद रख लो इसको अच्छे से एकदम। तो क्या एक रिलेशन क्या मिला है हमको कि एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस, दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ गैस। ये हम लोग को क्या मिला है रिलेशन। क्या बोला मैंने, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिनोटेड बाय कैपिटल टी। सिंपल है, रिलेशन एक मिल गया है हम लोगों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा हेल्दी टॉपिक है ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, टफ नहीं है, हेल्दी है, डाइजेस्ट करने को थोड़ा टाइम जाता है, बट फोकस करो प्रॉपरली तो समझेगा अच्छे से, ठीक है। दैट इज़ लॉज ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। हम लोग क्या करने वाले, एनर्जी को प्रॉपरली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। सर सिंपल तो है, मिली तो क्या था, एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2 kBT। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि याद हो जाए, 3/2 kBT काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं, थोड़ा और उसको डिटेल में देखते हैं क्या हो रहा है बेसिकली एनर्जी को, और कैसे हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, अगर मैं एक ही मॉलिक्यूल लेता हूँ, एक मॉलिक्यूल लिया, उसका मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 12mvx² प्लस 12mvy² प्लस 12mvz²। ये क्यों आ रहे हैं ऐसे टर्म्स काइनेटिक एनर्जी के, हमको तो पता है बेसिकली 12mv² होता है, बट वो 3D मोशन अगर दिखा रहे हैं, मॉलिक्यूल रैंडमली कहीं पे भी जा रहा है इन थ्री डायमेंशन, तो हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी एग्जैक्टली नहीं मिलती है तो हम लोग कंपोनेंट्स निकालते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं। तो 3D में देख रहे हो तो 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगा, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगा, तो एक Vx, एक Vy और एक Vz। देखो मैंने जो पिछले डेरिवेशन में भी हम लोगों ने देखे थे, V जो था V⁻² जो हो रहा था, डेट वाज Vx² प्लस Vy² प्लस Vz² मिल रहा था टर्म वो। तो सेम काइनेटिक एनर्जी में देखूंगा तो क्या होगा, हाँ, ये 12mvx² प्लस 12mvy² प्लस 12mvz²। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये क्या निकाला एक मॉलिक्यूल का। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ठीक है, सेम है कि अलग है। मैं क्या कर रहा हूँ अभी, जो पूरी काइनेटिक एनर्जी जो मिल रही है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो मिल रही है पर मॉलिक्यूल देख रहा हूँ मैं, क्या मिलेगी, सेम ही मिलेगी, बट डिनोशन किससे किया है, ब्रैकेट के टर्म्स में किया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ब्रैकेट्स ऐसे नहीं दिया, इंपॉर्टेंट है। तो ब्रैकेट के टर्म्स में दिया तो क्या होने वाला है, सेम ही मिलने वाला है, क्या, 12mvx² प्लस 12mvy² प्लस 12mvz², जो क्या है ब्रैकेट्स में आ रहे हैं, बस फर्क नहीं, कुछ इतना ही है, ठीक है। बट हमें क्या मिला अभी जस्ट, कि जो मीन एनर्जी जो मिली हमें पर मॉलिक्यूल कितनी मिल रही है, 3/2 kBT। सिंपल टर्म्स में मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जब एक मॉलिक्यूल लिया, उसका जब मैं एनर्जी देख रहा हूँ कि कहाँ से आ रही है, तो उसको कहाँ से आ रही थी, x से आ रही थी, x कंपोनेंट से, y कंपोनेंट से और z कंपोनेंट से, 3 जगह से आ रही है। बट हम लोग ने पहले से निकाल के रखा है कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी होती कितनी है, तो 3/2 kBT बोला था ना बार बार, ये आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेट इज़ 3/2 kBT, डेट इज़ मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की क्या कर रहे हैं, एनर्जी देख रहा हो तो वो कितनी है, 3/2 kBT, ठीक है। तो ये क्या है, ओवरऑल पूरी एनर्जी 3/2 kBT क्या है, पूरी एनर्जी। बट यही जो पूरी एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है, एक x से, एक y से और एक z से। तो और ऑफ कोर्स ये क्या है, आपस में क्या है, इक्वल ही है, ठीक है, ये आपस में क्या है, इक्वल ही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये पूरी एनर्जी इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
जो पूरी एनर्जी जो है वो इन्हीं तीनों में क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो हाफ mv(x²) इक्वल्स टू हाफ mvy² इक्वल्स टू हाफ mvz² विच इज़ इक्वल्स टू हाफ kBT। सर ये हाफ kBT कैसे आया? देख, ये क्या है, पूरा एक एप्पल है। ठीक है, ये एक एप्पल को क्या करना है, अभी ये तीनों को प्रॉपरली डिवाइड करना है। तो इसको कितना देंगे, 1/3 1/3 1/3, है ना। तो ये कितना है अभी, एक्चुअली कितना है, ये 3/2 है, 3/2 है। तो सबको इंडिविजुअली एक एक दूंगा, इक्वल है ना, सबको इक्वली दूंगा। तो ये कितना हुआ, इसको आधा दिया, आधा दिया, आधा दिया, कितना होगा, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, कितना होगा, 3/2 kBT होगा। तो मतलब एक को कितना मिल रहा है, बेसिकली हाफ kBT मिल रहा है। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिया हूँ कि एक कंपोनेंट जो जहाँ पर मोशन जो देखने को मिल रहा है, एक कंपोनेंट का, जैसे एक्स कंपोनेंट का जो है उसका कितना रहने वाला है, हाफ kBT। वाई कंपोनेंट का देख रहे हो तो कितना रहने वाला है, हाफ kBT। जेड कंपोनेंट का देख रहे हो तो क्या देखने वाला है, हाफ kBT। क्या है ये, काइनेटिक एनर्जी, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, क्या होने वाला है, हाफ kBT। स्टेटमेंट में हम लोग डिफाइन करते हैं मीन एनर्जी associated with every component of translational kinetic energy। क्या बोला हूँ मैंने, जो भी एनर्जी है किससे एसोसिएट कर रही है, वो हर एक कंपोनेंट की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी विच इज़ क्वाड्रेटिक इन वेलोसिटी कंपोनेंट्स। कैसा दिखेगा, हमेशा हमको अगर क्वाड्रेटिक दिखेगा, क्वाड्रेटिक पता है ना इक्वेशन क्या रहती है, पावर में क्या रहता है, 2 रहता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इन द वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन, जहाँ पर भी रहेगा वो हमेशा कितना रहने वाला है, हाफ kBT। सिंपल है, जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया उसी को क्या कर रहा हूँ यहाँ पर स्टेटमेंट में दे रहा हूँ मैं। मीन एनर्जी एसोसिएटेड विथ हर एक कंपोनेंट, एवरी कंपोनेंट ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी विच इज़ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक जो रहने वाला है, इंपॉर्टेंट वर्ड, क्वाड्रेटिक इन वेलोसिटी कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जो रहेगा वो हमेशा इंडिविजुअली क्या रहेगा, हाफ kBT। मतलब एक मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी रहने वाली है, तो 3/2 kBT। सिंपल, एक मॉलिक्यूल में 3/2 kBT एनर्जी रहने वाली है। फिर मेरे को पता है वो मॉलिक्यूल क्या करता है, थोड़ा एक्स डायरेक्शन में देता है अपनी काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा वाई डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी देता है, थोड़ा जेड डायरेक्शन में देता है अपनी काइनेटिक एनर्जी। बट क्या कर रहा है, वो इक्वली देने वाले, जितना एक्स में उतना ही वाई में, उतना ही जेड में। तो इंडिविजुअली मेरे को पता करना सिर्फ एक्स में कितना देगा, तो पूरा कितना था, 3/2 kBT। ठीक है, और मेरे को पता है सबको इक्वल मिलने वाला है, तो इंडिविजुअली हर एक को कितना जाएगा, हाफ kBT हाफ kBT हाफ kBT। यहाँ पर प्लस करके देख लो, हाफ प्लस हाफ कितना आने वाला है, 3/2 ही होने वाला है। ठीक है, therefore टोटल ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, ट्रांसलेशनल एनर्जी, ठीक है, जो ट्रांसलेशनल जो वर्ड है यूज़ कर रहा है, टोटल ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल कितनी होने वाली है, हाफ kBT। तीनों प्लस करके देख लो, हाफ kBT होने वाला। ट्रांसलेशनल बोल रहा हूँ बेसिकली लीनियर, मतलब एक मॉलिक्यूल यहाँ से वहाँ जा रहा है तो क्या हो रहा है, वो लीनियर जो कंसीडर करते हैं। लीनियर वर्ड समझ गया तुम लोगों को, ठीक है, लीनियर मोशन दिखा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल बोलते हैं। सर ये वर्ड स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, अभी मॉलिक्यूल ही तो है, वो तो इधर उधर रैंडमली जाता है, तो लीनियर ही तो दिखाता है, ट्रांसलेशनल क्यों यूज़ कर रहे हैं, सिंपली टोटल एनर्जी भी तो बोल सकते थे। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्यों बोल रहे हैं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी भी तो बोल सकते थे। ये आगे क्लियर होगा पॉइंट, क्यों मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ ये ट्रांसलेशनल एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक समझा। मैं वापस बोलूँगा कि एक मॉलिक्यूल में एनर्जी कितनी रहने वाली है, 3/2 kBT। अब वो 3/2 kBT क्या हो रही है, अगर 3 ट्रांसलेशनल दिखा रहा है, वो 3 ट्रांसलेशनल मोशन, एक एक्स वाई जेड, तो 3/2 क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इक्वली, तीनों में जा रही है। तो इंडिविजुअली कितनी मिल रही है, हाफ kBT। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमें उसी से रिलेट करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के हेल्प से हम लोग और अच्छे से इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है जो उसके लॉ है उसको प्रॉपर्ली हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सुने भी रहेगा तुम लोगों ने, आज थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या है बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, 3 केसेस बनाए हैं यहाँ पे मैंने।
ये पिंक एरो से डिनोट कर रहा हूँ। फर्स्ट केस क्या है, इफ़ अ मॉलिक्यूल फ्री टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन 3 डायमेंशनल स्पेस, मतलब रैंडमली एक मॉलिक्यूल लिया 3 डायमेंशनल इमेजिन कर रहा हूँ, 3 डायमेंशनली उसको मैंने किधर भी जाने की परमिशन दे दी, कहीं भी जा रहा है वो रैंडमली मूव हो रहा है। तो अगर मेरे को पता करना है कि वो कहाँ पहुँचा है या फिर किधर है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, तो मेरे को कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट जो रहेगी वो तीनों की रहेगी, एक्स वाई जेड। और वेलोसिटी कंपोनेंट्स, मतलब अगर वो मोशन दिखा रहा है 3D में तो ऑफकोर्स उसके पास 3 कंपोनेंट्स आएंगे वेलोसिटी कंपोनेंट्स जो रहेंगे। ये वी डॉट मतलब वेलोसिटी कंपोनेंट्स जो रहेंगे, दैट इज़ वी एक्स वी वाई वी जेड। क्यों? क्योंकि वो क्या दिखा रहा है, रैंडम मोशन दिखा रहा है ना, इसलिए। इसको क्या है बेसिकली, इसको और स्टडी करते हैं। मेरे को पहले 3 केस पूरे बताने दो। सेकेंड जो है, इफ़ अ मॉलिक्यूल रिस्ट्रिक्टेड टू मूव इन अ प्लेन सरफेस दैट इज़ 2D, एक प्लेन सरफेस पर मूव करना है, उसके उधर नहीं जाना है। मतलब तुम लोगों को ग्राउंड पर जहाँ चलना है चल सकते हो तुम लोग, बट तुम लोग जंप नहीं कर सकते, ना ही जंप कर सकते ना ही गड्ढा खोद के नीचे जा सकते। बात समझी? प्लेन सरफेस पे ही मूव करना है, उसका मतलब वॉक करना है। वॉक कहीं पर भी करो चलेगा, बट तुम लोग जंप नहीं कर सकते और ना ही डिग कर सकते ग्राउंड में, वही पोजीशन पर रह सकते हो। दैट इज़ डिनोट एज प्लेन सरफेस, चलेगा। इसका मतलब क्या होता है, प्लेन सरफेस। ऑफ कोर्स प्लेन सरफेस ही बोल रहा हो तो 2D होगा वो। 2D के अगर मेरे को पता करना है तो कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई क्या करने, टू डिस्क्राइब द लोकेशन, और वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा, वी एक्स और वी वाई टू डिस्क्राइब द मोशन, कि अगर वो जा रहा है तो कितनी स्पीड से जा रहा है। मोशन डिफाइन करने के लिए 2 कंपोनेंट्स लगेंगे, वेलोसिटी कंपोनेंट्स वी एक्स और वी वाई, ठीक है। If a molecule moves along a straight line, थर्ड केस, if a molecule moves along a straight line, तो उसके लिए कोऑर्डिनेट्स क्या लगेंगे, सिर्फ एक ही लगेगा x टू डिस्क्राइब लोकेशन, और वेलोसिटी कंपोनेंट भी क्या लगेगा, vx, दैट इज टू डिस्क्राइब इट्स मोशन। सर मतलब कैसे, क्या? तो थर्ड केस ऐसा ले लो कि रस्सी है, रस्सी को बांधा है ऐसा और उसके ऊपर तुमको चलना है, ठीक है। तो वो क्या होने वाला है, थर्ड केस। अब देखो सोचो उसके ऊपर अगर कोऑर्डिनेट पता करना है तो हाँ नज़दीकी है थोड़ा देर, या फिर ब्रिज कंसिडर करो, पतला सा ब्रिज है, उसके ऊपर से वॉक करके जाना है। तो उसके अंदर क्या होगा, एक ही वेलोसिटी, सीधा ही जाने वाला हो, एक तो सीधा आगे जाओगे या फिर पीछे की तरफ आओगे वापस। तो जो वेलोसिटी मोशन रहेगा वो क्या रहेगा, एक ही डायरेक्शन में। और अगर मेरे को पता करना है कहाँ पर हो, तो ये इतना बड़ा ब्रिज है तो हो सकता है कि यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, एक लाइन बेसिकली, उस पर मैं बराबरली प्रॉपरली बता सकता हूँ। बट जब मैं 2D की बात कर रहा हूँ, 2D में क्या हो सकता है, रैंडमली कहीं भी जा सकते हो ना तुम लोग, यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ ऊपर जा सकते हो, या फिर किधर बीच में भी जा सकते हो। तो अगर रैंडमली मेरे को पता करना है तो 2 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, एक एक्स और एक वाई। हम लोग ग्राफ वगैरह जो बनाते हैं वो क्या है, 2D है ना, उसके अंदर 2 कोऑर्डिनेट्स लेके चलते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करके। जब 3D लेंगे तो क्या होगा, 3 मोशन दिखाने पड़ेंगे, एक्स वाई जेड, किधर भी जा सकते हैं रैंडमली, कैसा भी मोशन दिखा सकते हैं, तो कैसे भी दिखा सकते हैं मोशन। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, उसमें मोशन क्या रहेगा, 3। सर फिर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या वर्ड रिलेट करता है, तो डेफिनेशन मैंने दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम आर डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड to describe the position and configuration of system completely। सर बाउंसर सिंपल है, अगर मेरे को कोई भी मॉलिक्यूल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका अगर मेरे को क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो पोजीशन या फिर कुछ भी उसके रिलेटेड फैक्टर्स बताने, तो मेरे को उस बताने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पर मैंने जब बोला मॉलिक्यूल भाग रहा है रैंडमली फ्री, तो मेरे को उसकी पोजीशन बतानी थी, तो 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, या फिर 3 वेलोसिटी कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। यहाँ पर जब देख रहा था तो 2 ही कोऑर्डिनेट्स में मेरा काम बन जा रहा था, और जब यहाँ पर देख रहा हो तो एक ही कोऑर्डिनेट में मेरे को पता चल जा रही है उसकी लोकेशन। तो सिंपली डिग्री ऑफ फ्रीडम वही होगा कि हमको कितने रिक्वायरमेंट है कोऑर्डिनेट्स के। तो यहाँ पर अगर 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायरमेंट तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिंपल। यहाँ पर क्या है, अगर 2 कोऑर्डिनेट से लोकेशन पता चल जाएगी तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और यहाँ पर एक से ही पता चल जाएगा तो इसका क्या रहेगा, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहने वाला है, ठीक है। Therefore, molecules is free to execute 3 to 1 dimensional
ट्रांसलेशनल मोशन, यहाँ पर भी कैसा है, लीनियर की बात हो रही है, ठीक है, लीनियर सीधा जाएगा या फिर रिवर्स आएगा, तो लीनियर दिखा रहा है, डायमेंशनल ट्रांसलेशनल मोशन दिखाने वाला है वो, ठीक है सर। ट्रांसलेशनल है तो ठीक है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन ही है क्या, फिर पॉसिबल है मैक्सिमम एक मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं क्या, 3 ही जगह से मोशन दिखा सकता है, तो आंसर इज़ नो, और भी ज़्यादा भी हो सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर कैसे, तो हमेशा ट्रांसलेशनल मोशन नहीं रहेगा उसमें रोटेशनल मोशन भी हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, वो टॉपिक जो अभी हम लोग आगे देख रहे हैं, दैट इज़ रोटेशनल मोशन। किस में देखने को मिलेगा, तो अभी मैं बता रहा हूँ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। योर डायटोमिक मॉलिक्यूल से पहले बता दूँ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक जो रहते हैं गैसेस लाइक हीलियम में क्या कंटेन करता है, He एटम्स रहते हैं उसमें, हीलियम एटम्स हैज़ 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिंपल सी बात है, अगर मोनोएटॉमिक रहेगा तो वो क्या होगा, उसके पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे, एक तो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस, ये 3 इसमें से हम लोग बता सकते हैं उसको, कैसे भी रैंडमली मूव हो सकता है, उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायरमेंट है, तो उसके क्या रहने वाला है, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम चलेगा। बट molecules like O2 N2 with 2 atoms, जिनके क्या रहते हैं 2 atoms lying along x axis have 3 translational DOF, 3 ट्रांसलेशनल DOF इनके पास भी है, बट इन एडिशन टू इट कैन रोटेट अराउंड z एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है, 2 और रोटेशन भी दिखाता है, रोटेशनल इफेक्ट भी दिखाता है। कैसे, थोड़ा इमेजिन करते हैं, ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये दिख रहा है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल जो दिख रहा है तुम लोगों को, अब ये कैसे भी ये उठ के पूरा क्या हो सकता है, कहीं भी रैंडमली फ्री हो सकता है, 3D में जा सकता है, तो इसके पास क्या है, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है, रोटेशनल इफेक्ट दिखा सकता है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, बेसिकली डम्बल्स अगर देखे रहेंगे तुम लोगों ने, वो है ना बॉडी बिल्डर लोग, उन लोग जो उठाते हैं डम्बल, तो डम्बल स्ट्रक्चर जो है, तो इमेजिन करो ना इसको, यहाँ पे ये इमेजिन करो, ये एक डम्बल यहाँ से, तो इसमें रोटेशनल इम्पैक्ट कैसा आ सकता है, तो एक तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है, और क्या हो सकता है, ऐसा भी तो रोटेट हो सकता है, ठीक है, और एक कोई रोटेशन है क्या, ये देखो ऐसा दिख रहा है, ऐसा भी रोटेट हो सकता है, ठीक है, बट 3 रोटेशन देखने को मिल रहा है। बट जो डायटोमिक है वो कौन सा दिखा रहा है, थोड़ा इमेजिन करो, ये डम्बल जो मैंने बताया यहाँ पर, तो ऊपर कौन सा है जेड एक्सिस, यहाँ पर कौन सा है एक्स एक्सिस, और यहाँ पर कौन सा है वाई एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो रहा है, रोटेशन दिखा रहा है, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन दिखाना है, कैसी पता करने का थोड़ा कन्फ्यूजन आता है, कैसी मतलब पता करना है। तो अगर मैं 3 एक्सिस डिफाइन कर रहा हूँ, जो एक्सिस के अलॉन्ग मेरे को पता करना है, तो इमेजिन करो मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, एक स्क्रू डाल रहा हूँ या फिर क्या कर रहा हूँ, ड्रिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो जेड के अकॉर्डिंगली मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर ड्रिल कर रहा हूँ, इसमें ड्रिल करो ऐसा, और स्क्रू लो और इसको रोटेट करने को ट्राई करो। तो अगर मैं यहाँ से इसके अंदर स्क्रू डाला, तो अगर मेरे को रोटेट करना है तो ये ऐसा रोटेट होगा, ठीक है, चलेगा, समझा, ठीक है। अब कैसा बोल रहा है वो, वाई एक्सिस किधर है, थोड़ा इमेजिन करो, ये मैंने क्या पकड़ा था, जेड एक्सिस जो तुम लोग की तरफ ऊपर की तरफ आ रहा है वो जेड एक्सिस है, ये कौन सा है वाई एक्सिस, फिर ये कौन सा है एक्स एक्सिस है, और ये जो इधर जो दिख रहा है वो कौन सा है वाई एक्सिस है। अब वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली क्या करो, ड्रिल करो। पहले कौन सा किया, जेड एक्सिस के अकॉर्डिंगली ऊपर से ड्रिल किया, तो ये ड्रिल करने पे कैसा हुआ, ऐसा रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब क्या करो, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ड्रिल करो, ऐसा है, ड्रिल कर दिया, अब ये रोटेट होगा, तो ड्रिल के अकॉर्डिंगली कैसा होगा, रोटेट ऐसा, ठीक है। तो 2 मोशन देखने को मिल रहा है। सर तीसरा जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर मैं इधर से ड्रिल करो यहाँ से, तो रोटेट करूँगा तो ऐसा रोटेट होगा, ऐसा, ठीक है। तो जो रोटेशन हो रहा है, हम लोग ने कौन सा काउंट किया है, सिर्फ जेड एक्सिस का किया है और वाई एक्सिस का किया, जेड एक्स एक्सिस का नहीं करे, क्यों बताता हूँ। देखो, रोटेशन अराउंड एक्स एक्सिस इज़ नॉट रोटेशन इन सेंस, मतलब ये जो रोटेशन है
इन सेंस नहीं है। क्यों? इट डज नॉट इन्वॉल्व चेंज इन पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। ये जब रोटेट हो रहा है तो इधर से जो एक्चुअली यहाँ पर एटम्स थे ना दोनों साइड पर, तो एटम्स के जो पोजीशन है वो क्या हुए, चेंज नहीं हुआ है। बट वाई एक्सिस में हो रहे थे क्या? हाँ देख हो रहे थे ना। फिर जेड एक्सिस में भी, हाँ जेड एक्सिस में भी हो रहे थे। बट एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, तो उसमें रोटेशनल इफेक्ट जो है इन अकॉर्डेंस विद एक्स एक्सिस काउंट नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ दो रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कैन रोटेट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर एक्सिस। मतलब मॉलिक्यूलर एक्सिस ऐसा था ना, तो ये मॉलिक्यूलर एक्सिस पकड़ लिया, उसके जो परपेंडिकुलर जो भी दिखेंगे एक्सिस, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा है, एक ये वाला और एक जो ऊपर की तरफ आ रहा है, जो ऊपर की तरफ आ रहा है, वो दोनों क्या रहने वाले हैं, परपेंडिकुलर। वो डायरेक्शन में क्या होंगे, वो रोटेट हो सकते हैं। देयरफॉर तीन तो पहले से उसके पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, और रोटेशनल होने की वजह से अब क्या हो जाएगा, इट हैज़ एडिशनल टू रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टू रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। एंड दिस ईच कंट्रीब्यूट्स टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये टर्म क्या है, आगे देखते हैं क्या है ये, कि जो हर एक जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आने वाला है वो क्या होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी जो है ना, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़े काइनेटिक एनर्जी, उसमें क्या होने वाला है, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करने वाला है। दोनों थिंग्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी रिलेट करने वाले हैं। पहले हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा, अभी हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ रहे हैं, बट दोनों को हम लोग रिलेट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम किससे डिसाइड हुआ है, बेसिकली मोशन से ना, मोशन से ही डिसाइड हो रहा है। तो जैसा मोशन पॉसिबल है सर, ये कौन जो रोटेशनल इफेक्ट है उससे क्या होगा, ये लोकेशन से क्या मतलब देना ज़रूरी है, ये सिर्फ ट्रांसलेशनल नहीं चलेगा, वो क्यों हम लोग रोटेशनल को क्यों ले रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। जैसे अर्थ का रोटेशन है, तो अगर लोकेशन पता करना है, सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते ना, इतने डिस्टेंस पे जाओ, उतने डिस्टेंस पे जाओ, वो डिग्रीज भी बताते हैं। देखो साउथ डायरेक्शन 30 डिग्री ऐसा, वो तो इक्वेटर्स एंड ऑल फैक्टर्स आया है, बट स्टिल रोटेशनल बताना, पोजीशन अगर एक्चुअली पता करना है तो रोटेशनल पे भी क्या करना पड़ेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे, कुछ क्वेश्चंस हैं, सिंपल है। अगर तीन जगह मोशन पॉसिबल है, सीधा सीधा जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल वाला। अगर एक ही डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है, घूम सकता है एक डायरेक्शन में, या रोटेट हो सकता है, तो उसका 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल वाला है। अगर 2 डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 रोटेशनल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डायटोमिक का टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, तो पहले 3 ट्रांसलेशनल दिखाया और 2 रोटेशनल दिखाया, तो टोटल कितना हो गया, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोएटॉमिक का क्या है, मोनोएटॉमिक में सिर्फ 3 ट्रांसलेशनल दिखाता है, तो इसलिए उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3 हो गया। एक नॉर्मल पर्सन, ह्यूमन है, नॉर्मल ह्यूमन, कोई स्टंट मैन वगैरह नहीं बोल रहा हूँ, क्यों वो भी बताता हूँ, उसके वो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखा सकता है। थोड़ा सोचो, पॉज करो वीडियो को और फिर सोचो और फिर आंसर गेस करना, ठीक है। जैसे कुछ काउंटडाउन नहीं लगा रहा हूँ मैं 5 4, बट स्टिल सोचो पॉज करके और बताओ। आंसर इज, देखते हैं। तो जो एक ह्यूमन है वो क्या हो सकता है, जंप कर सकता है, ठीक है, और फिर आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, मतलब 3 ट्रांसलेशनल तो है पॉसिबल, ठीक है। सर रोटेशनल, हाँ तो एक रोटेशनल दिखा सकता है ना, वो अलॉन्ग जेड एक्सिस गोल गोल घूमता है, गोल गोल ऐसा क्या बोलते हैं, हाँ गोल गोल ही घूमते हैं, गोल घूमने के बाद चक्कर आती है फिर, तो वो एक पॉसिबल है, ठीक है। तो एक रोटेशनल मिल रहा है सर, और रोटेशनल पॉसिबल नहीं है। हाँ, तुम लोगों को अगर बैक फ्लिप या फिर फ्रंट फ्लिप मारते आती है तो फिर वो एक रोटेशनल काउंट हो जाएगा, बट अगर नहीं आती है तो वो काउंट नहीं हो रहा है सिंपली, ठीक है। और फिर वो चक्री जो हैंड से जो मारते हैं, गोल गोल ऐसा घूमते ना हैंड से, तो फिर वो और एक काउंट हो जाएगा। बट हम लोग इतने स्टंट तो मारते नहीं है, बट तो फिर क्या है, सिर्फ एक ही रोटेशन, क्या आप खुद से ही गोल 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 ऐसा घूमो, गोल 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 घूमो ऐसा, तो 3 ट्रांसलेशनल दिखाएगा और एक रोटेशन, ठीक है। फैन, जो फैन है
घर में रहेंगे ना सबके फ़ैन, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, कितना रहेगा? आगे पीछे जा रहा है क्या, किधर घूम रहा है क्या आगे पीछे? अगर आगे पीछे घूम रहा है तो फिर इलेक्ट्रिशियन को बुला लो, प्रॉब्लम है। तो ट्रांसलेशनल तो नहीं है उसके अंदर, पॉसिबल नहीं है। अगर है तो फिर मतलब कुछ डिफेक्ट है, वो गिरेगा। तो फिर क्या है, तो रोटेट हो रहा है, तो रोटेट हो रहा है तो किधर, 3 जगह से हो रहा है, नहीं एक ही एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना रोटेट, सिंपल तो है। उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? ऐसा हम लोग को तो मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर लेवल पे देखना है, बट मैंने ऐसी एग्जांपल्स दिया ताकि तुम लोग का माइंड उस वे में वर्क करे, खुद ही इमेजिन करने का और देखने का चीज़ें कि इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होने वाला है करके। अपना 4 व्हीलर अगर मैं लेता हूँ, 4 व्हीलर का कितना रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, सोचने का उसके ऊपर। फिर और क्या है, जो बचपन में देखे रहेंगे तुम लोगों ने फ़ैन, वो देखो ऐसा फ़ैन आता था, इसके ऊपर ऐसी पंखड़ी लगा दो और फिर इसको ऐसा ऐसा करके फेंकते थे तो वो उड़ते हुए जाता था। उसका कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, सोचने का इसके ऊपर। जितना भी ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं अपने डेली लाइफ में, उनके ऊपर सोचो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा। क्यों सर इतना क्यों करना है हमको? तो IQ लेवल बढ़ाओ थोड़ा। JEE में ऐसा रट्टा मार के तो नहीं आएंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ऐसे कुछ क्वेश्चंस देगा वो। तो आगे बढ़ते टॉपिक पे आओ। टॉपिक पे ये मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। लास्ट स्टेटमेंट क्या है, ईच कॉन्ट्रीब्यूट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है जितने रहने वाले उतना हम लोग को काइनेटिक एनर्जी में वो क्या करने वाला है, कंट्रीब्यूशन देने वाला है। कितना देगा एक इंडिविजुअल, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो हम लोग पीछे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रांसलेशनल था तो उसमें काइनेटिक एनर्जी फैक्टर क्या हो रहा था, हाफ mv² बराबर। बट अभी यहाँ पे क्या है, रोटेशनल है, तो रोटेशनल में क्या आएगा, Iz एंड Iy आर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट z एंड y एक्सेस विथ ओमेगा z एंड ओमेगा y एज एंगुलर स्पीड्स। याद है क्या, रोटेशनल आ रहा है, रोटेशनल वगैरह ये सब कर चुके हो तुम लोगों ने। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला बनेगा, हाफ Iz ओमेगा z² एंड हाफ Iy ओमेगा y²। एक चीज़ जो इसमें नोटिस करने लायक है, सेम यहाँ चीज़ है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर ये क्या है, ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड। वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में वो क्या था, मास था, और क्या था, लीनियर वेलोसिटी थी। सेम ही ये रिलेटेबल है। और एक चीज़ जो नोटिसेबल है, ये भी क्वाड्रेटिक बन रहा है, दिख रहा है क्या, क्वाड्रेटिक पावर 2 बन रहा है, ठीक है चलो बन रहा है, अच्छी बात है। अब टोटल एनर्जी कितनी होंगी, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल की अगर मैं देख रहा हूँ तो टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो ट्रांसलेशनल तो था ही उसके पास, और क्या आएगा उसमें, रोटेशनल भी ऐड अप हो जाएगा। तो सर हम लोग ने जो पहले देखा वो किसके लिए था, तो सिर्फ 3 ट्रांसलेशनल, तो वो मोनोएटॉमिक के लिए पकड़ लो। यहाँ पर डायटोमिक के लिए क्या हो जाएगा, 3 ट्रांसलेशनल और क्या आएगा, रोटेशनल भी आएगा। तो ट्रांसलेशनल कितना है, 3 जगह पे ना, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये बार बार याद नहीं, शॉर्ट में याद रख सकते हैं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो मतलब ये हाफ mvx² प्लस हाफ mvy² प्लस हाफ mvz²। और रोटेशनल कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो क्या आएगा, हाफ Iz ओमेगा z² प्लस हाफ I ओमेगा y², ठीक है। अब ये जो ईच टर्म्स है हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर ली है, जो ईच टर्म, ईच क्वाड्रेटिक टर्म जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, हाफ केवीडी करता है ना। ईच टर्म क्या करता है, हाफ केवीडी करता है टू दी टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। पूरे मॉलिक्यूल की एनर्जी बताने के लिए कितना इंडिविजुअली कितना करता है, हाफ केवीडी। मतलब ये कितना है, हाफ 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 हाफ। तुम लोग अभी मुझे बताओ कि पूरी जो एनर्जी है इसकी डायटोमिक मॉलिक्यूल की यहाँ पर कितनी होगी फिर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, एक छोटा सा इशू है, क्या कि हम लोगों ने क्या अज्यूम किया, वी अज्यूम्ड मॉलिक्यूल एज रिजिड रोटेटर। जो हम लोग ने अज्यूम किया वो क्या है, रिजिड रोटेटर। बट हाउएवर रियल मॉलिक्यूल्स contain covalent bond and perform additional motion, that is vibrational motion about their mean position। सर मतलब कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ट्रांसलेशनल दिखा रहे थे, ठीक है, वेल एंड गुड, ट्रांसलेशनल दिखा है, वेल एंड गुड। फिर रोटेशनल भी दिखाने लग गया, ठीक है चलेगा। बट इसके अलावा भी और एक मोशन दिखा रहा है, वो कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से दे परफॉर्म एडिशनल मोशन, दैट इज़ वाइब्रेशनल मोशन। इसके अलावा भी क्या दे रहे हैं वो लोग, वाइब्रेशनल मोशन देते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, लाइक 1 डायमेंशनल हार्मोनिक मोशन।
हार्मोनिक मोशन तुम लोगों ने देखा रहेगा या फिर अभी भी तुम लोग को चैप्टर है ऑसिलेशन, उसमें भी हार्मोनिक मोशन वगैरह फैक्टर्स आएंगे। तो मतलब एक मॉलिक्यूल मोशन भी दिखा रहा है, रैंडम मोशन मूव तो हो रहा ही था, बट थोड़ा गौर से उसको ऑब्जर्व करा, मोशन होते होते वो आपस में मीन पोजीशन पे मूव होते हुए हार्मोनिक मोशन दिखाते हुए भी क्या हो रहा था, आगे पीछे बढ़ रहा था। चलेगा। तो वन डायमेंशनल वर्ड यूज़ किया है, मतलब एक ही डायमेंशन में हार्मोनिक मोशन दिखा रहा है। सर 2 डायमेंशन में भी पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है, 3 डायमेंशन में भी पॉसिबल है, बट यहाँ पर क्या दिखाया उसने, 1 डायमेंशनल हार्मोनिक मोशन दिखा रहा है। ठीक है, तो सर ये क्यों बताए? बिकॉज जो मॉलिक्यूल के पास और एक मोशन अगर आ गया है तो सच मॉलिक्यूल पजेस एडिशनल DOF, तो उसके पास क्या आ गया, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब वाइब्रेशनल भी दिखा रहा है, वाइब्रेशनल भी दिखा रहा है, मतलब और डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कितना होता है, मतलब डायटोमिक का 5 नहीं था, नहीं देखते ना, वाइब्रेशन अगर काउंट कर रहे हो उसमें तो फिर कितना होगा देखते। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक O2 N2 CO एटम्स जो है कैन ऑसिलेट अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओनली। तो क्या करते हैं वो, अलग अलग दूसरे मॉलिक्यूल्स कैसे भी हो सकते हैं ऑसिलेट, बट ये कैसे करते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं ये लोग, ऑसिलेट करते हैं। तो अब टोटल एनर्जी कितनी हो गई मॉलिक्यूल की, तो टोटल एनर्जी इट इज़ E ट्रांसलेशनल, E रोटेशनल प्लस E वाइब्रेशनल, तीनों का सम होगा। अभी ट्रांसलेशनल भी आएगा, रोटेशनल भी आएगा, वाइब्रेशनल भी आने वाला है। ठीक है, तो E वाइब्रेशनल में है क्या फैक्टर्स, जैसे अभी ट्रांसलेशनल में हमको पता है VX VY VZ, और रोटेशनल में OमेगाX OमेगाY OमेगाZ पॉसिबल है। तो वाइब्रेशनल में क्या है, तो वाइब्रेशनल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट इज़ काइनेटिक एनर्जी टर्म आता है उसमें, और सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी टर्म आता है। तो ई वाइब्रेशन का फॉर्मूला क्या हो सकता है, 12 mu² प्लस 12 kr²। यहाँ पर u जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम, जो एटम वेलोसिटी से वाइब्रेट हो रहा है वो। r क्या है, सेपरेशन या फिर डिस्टेंस बिटवीन एटम्स परफॉर्मिंग ऑसिलेशन, जो क्या हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऑसिलेशन कर रहे हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस रहने वाला है, सेपरेशन बिटवीन एटम्स जो रहेगा, दैट डिस्टेंस इज r। k क्या है, फोर्स कांस्टेंट, बेसिकली ऑसिलेशन फैक्टर आता है उसमें एक फोर्स कांस्टेंट फैक्टर होता है, तो वो यहाँ पर k से डिनोट किया हुआ है। तो वाइब्रेशनल में देख रहा हो तो 2 टर्म्स आ रहे हैं, एक किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए, और एक कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में हो रहा है डिफाइन। इधर पे भी जो ध्यान रखने वाली बात है, क्वाड्रेटिक टर्म आए हैं, बट कितना है, 2 क्वाड्रेटिक टर्म आए। जब से हम लोग जब कर रहे थे ट्रांसलेशनल में देख रहा था तो एक ही रह रहा था क्वाड्रेट, मतलब एक डायरेक्शन में मोशन दिखा रहा है, तो एक्स कंपोनेंट जब आ रहा था तो उसमें एक ही क्वाड्रेटिक टर्म हो रहा था। ठीक है, बट यहाँ पर एक ही वाइब्रेशनल के अंदर कितने, 2 क्वाड्रेटिक टर्म आ रहे हैं, ये याद रखने का। ठीक है, तो ईच टर्म, बट हमें तो पहले से पता है ईच टर्म क्या कंट्रीब्यूट करता है, 12 kBt, बट यहाँ पर एक वाइब्रेशन मोशन में कितना हो रहा है, 2 टर्म आ रहे हैं, तो एक टर्म कितना दिखा रहा है, 12 kBt, तो 2 टर्म कितना दिखाया गया, तो 2 × 12 kBt टू टोटल एनर्जी, पूरा एनर्जी को कितना देने वाला है, 12 kBt। सिंपल है, सिंपल टर्म्स में याद रखो, एक क्वाड्रेटिक टर्म 12 kBt देने वाला है, कंट्रीब्यूट करने वाला है 12 kBt, एक क्वाड्रेटिक टर्म 12 kBt कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, चलेगा, समझ गया। अच्छा, किसी को शायद डाउट हो सकता है इसमें, सर काइनेटिक एनर्जी पकड़ के चले फिर पोटेंशियल क्यों, तो पहले हम लोगों ने अज्यूम भी तो किया था रिजिड है, बट अभी क्या है, नॉन रिजिड हम लोग रोटेटर कंसिडर कर रहे हैं, मतलब एक अजम्पशंस को हटाते जा रहे हैं और चीज़ें एडप्ट करते जा रहे हैं। तो अगर मॉलिक्यूल्स है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी काउंट कर रहे हैं फिर इसके अंदर, तो पोटेंशियल एनर्जी फैक्टर आने ही वाला है। तो वो सब वैल्यूज़ हम लोग धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, काउंट करते जा रहे हैं और फिर फॉर्मूला बनाते जा रहे हैं। ठीक है, फाइनली हम लोग कंक्लूजन हमारा देते हैं। द कंक्लूजन इज हेंस फॉर नॉन रिजिड डायटोमिक गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T, थर्मल इक्विलिब्रियम मैंडेटरी या नेसेसरी है, थर्मल इक्विलिब्रियम होना काफ़ी इंपॉर्टेंट। मीन काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग 3 डायमेंशन में अगर देखूंगा तो कितना रहने वाला है, ट्रांसलेशनल सिर्फ 3 × 12 kBt,
ठीक है, तीन DOF है ट्रांसलेशनल, तो 3 इंटू हाफ KBT। मीन काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशनल मोशन ले रहा हूँ जो किसके अराउंड है, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस, अगर 2 ही ले रहा हूँ तो कितना रहेगा, 2 इंटू हाफ KBT। और टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी विच कंक्लूड्स बोथ काइनेटिक टर्म एंड एज वेल एज पोटेंशियल टर्म, तो वो कितना रहने वाला है, 2 इंटू हाफ KBT। ये 3 पार्ट में हम लोगों ने इसको बाइफर्केट करके रखे। किसी ने अगर गौर किया रहेगा तो मैंने पीछे जब एक्सप्लेन किया तो मैंने नंबरिंग दिया था ऑरेंज कलर से, वो यही 3 टर्म्स डिनोट कर रहे थे, पहला, दूसरा और तीसरा। देखो ये 3 इंटू हाफ KBT, ये जो हम लोगों ने पीछे पूरा डिस्कशन किया है ना, वो 3 पार्ट्स में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जो है ये वाला, जहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट्स डिफाइन वगैरह कर रहे हैं और मोनो एटॉमिक के बारे में बता रहे हैं, इसके अंदर ट्रांसलेशनल की बात हो रही है। तो ट्रांसलेशनल कितना, एक ट्रांसलेशनल हाफ KBT दे रहा है उतना, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने नंबर 2 दिया था जहाँ पर हम लोग डायटोमिक की बात कर रहे थे, डायटोमिक में रोटेशनल फैक्टर आ रहा था, तो वहाँ पर भी एक रोटेशनल कितना दे रहा है, हाफ KBT दे रहा है, उसके बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद हम लोगों ने जब वाइब्रेशनल पार्ट इंक्लूड किया, वहाँ पे भी हम लोग को पता चला कि एक वाइब्रेशनल बेसिकली कितना दे रहा है, दो हाफ KBT पार्ट दे रहा है हम लोगों को, ठीक है। तो क्या पता चला, हाफ KBT दे रहा है, 3 ट्रांसलेशनल है तो दो रोटेशनल है तो 2 इंटू हाफ KBT, और एक वाइब्रेशनल कितना दे रहा है, 2 इंटू हाफ KBT, ठीक है। फ्रॉम अबव फैक्ट्स, एक फाइनल कंक्लूजन स्टेटमेंट जो है, फ्रॉम अबव फैक्ट्स, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इट्स स्टेटेड एज, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इज स्टेटेड एज, फॉर अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, average energy for a molecule associated with each quadratic term is half KBT। बोला था ना quadratic term वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अगर एक मॉलिक्यूल है थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T अगर कंसिडर किया, तो उसके अंदर एवरेज एनर्जी जो रहेगी वो कब, अगर मेरे को पता करना है तो सिंपली क्या करो, उसके अंदर काउंट करो कितने क्वाड्रेटिक टर्म्स आ रहे हैं, उसको क्या करो, फिर उसके अंदर हाफ KBT एडअप करते जाओ, तुमको क्या मिल जाएगा, उसका टोटल एवरेज एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, नोट ये जो लॉ है, दिस लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इज़ वैलिड फॉर हाई टेम्परेचर एंड नॉट फॉर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। एकदम लो टेम्परेचर के लिए वैलिड नहीं है, क्यों, बिकॉज वेयर क्वांटम इफेक्ट्स बिकम इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे क्वांटम इफेक्ट फैक्टर्स वगैरह आएंगे, वो लेंगे तो फिर पूरा चीज़ें चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे एकदम लो टेम्परेचर पे गया तो फिर वहाँ पर वाइब्रेशनल नहीं दिखाने वाला है, कुछ और फैक्टर्स उसके अंदर इंडल्ज हो गए, तो फिर उसकी वजह से हम लोगों को पूरा जो लॉ है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ होमवर्क पार्ट जैसा, वो तो मैंने तुमको क्वेश्चंस दिया, वो पता करो खुद से, डिग्री ऑफ फ्रीडम और किधर पे कहाँ कितने रह सकते हैं। इसके अलावा एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर 3 ट्रांसलेशनल है, ठीक है, और 2 रोटेशनल है और 1 वाइब्रेशनल है, तो इसके अंदर टोटल एनर्जी कितनी होगी। चल मैं बता देता हूँ। एक जब भी मैं बोल रहा हूँ 3 ट्रांसलेशनल, मतलब 3 ट्रांसलेशनल है, मतलब 3 क्वाड्रेटिक टर्म्स होंगे, ठीक है। तो 3 क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं, तो एक क्वाड्रेटिक टर्म कितना होता है, हाफ KBT, ये ट्रांसलेशनल है। एक कितना होता है, हाफ KBT, बट 3 है तो 3 इंटू हाफ KBT। जब रोटेशनल बोल रहा हूँ तो एक रोटेशनल में कितना क्वाड्रेटिक टर्म होता है, हाफ KBT होता है ना। तो 2 रोटेशनल में कितना आएगा, 2 इंटू हाफ KBT। बट जब मैं वाइब्रेशनल बोलता हूँ, एक वाइब्रेशनल में कितना क्वाड्रेटिक टर्म होता है, तो 2 क्वाड्रेटिक टर्म पहले से ही होता है ना। तो 2 इंटू हाफ KBT, और पहले से क्या है, एक ही मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, इसलिए ये चीज़ समझी क्या बोला मैंने, एक वाइब्रेशन में पहले से ही 2 क्वाड्रेटिक टर्म है, तो इसलिए 2 इंटू हाफ KBT ले लिया। सिंप्लीफाई करो इसको, ये 3/2 KBT, 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, कितना बच रहा है, ये 3/2 KBT, यहाँ पर KBT, यहाँ पर भी KBT। तो टोटल एनर्जी कितनी होती है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, 3/2 KBT प्लस KBT प्लस KBT, कितना होगा ये, KBT कितना होगा, 2 KBT,
3/2 kBT प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 kBT प्लस 2 2 4 kBT अपॉन 2, 3 kBT प्लस 4 kBT 7 kBT अपॉन, तो टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल कितना मिल रहा है 7/2 kBT। ऐसा कुछ उसका कंसेप्ट है। ये तो मैंने दिया, अभी कुछ चेंजेस लाते हैं। 3 होमवर्क, ठीक है। तो अगर ट्रांसलेशनल कितना है 3 और रोटेशनल कितना है 3 और वाइब्रेशनल 2 है, तो उसमें उसकी एनर्जी कितनी होगी वो निकाल के लाओ। उसके अलावा फिर ले लो ना, ट्रांसलेशनल 3 से ज़्यादा रह सकती क्या? नहीं यार, कभी भी पॉसिबल नहीं है। रोटेशनल 1 ही लो बट वाइब्रेशनल 2 ले लो। कितनी वैल्यू आती है देखो, ट्रांसलेशनल 3 लो, रोटेशनल 3 और वाइब्रेशनल भी 3 लो और देखो कितनी आती है वैल्यूज। होमवर्क पार्ट है, घर के आना, नेक्स्ट इसमें चाहिए, ग्रुप में सबमिट करना इसकी वैल्यूज़ जो भी तुम लोगों को मिलती है, ठीक है। थैंक यू, डेट्स ऑल फॉर टुडे। आगे टॉपिक और थोड़ा बढ़ेगा, इसी से रिलेटेबल होगा तो रिवाइज़ करके आया करो। अच्छा, और सबसे बड़ा इशू, मैंने पेपर चेक किया नहीं हूँ, अभी करने वाला हूँ तुम लोगों के, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि तुम लोग का जो पढ़ने का टेक्निक है, पता नहीं कैसे पढ़ रहे हो करके, बट मेरा एक सजेशन है तुम लोगों को कैसा पढ़ना है करके। तो पहले तो वीडियोस जो है उसको गो थ्रू करना है, अच्छे से प्रॉपरली वीडियोस को गो थ्रू करना है, जो भी टॉपिक डिस्कस होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें जाना है, जो PDF प्रोवाइडेड है ना टेक्स्ट बुक का, उस पर जाना है तुम लोगों को, ठीक है। उस पर जाके जितना टॉपिक आज डिस्कस हुआ है उसको पूरा रीड करना है, पूरा अच्छे से गो थ्रू करना है, ठीक है। उसके बाद वो होने के बाद हर टेक्स्ट बुक में देखना कुछ टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं, तो उसके बाद में सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं, तो सॉल्व एग्जांपल्स भी करने हैं तुम्हें खुद से, ट्राई छोड़ना नहीं है उसे। वो सॉल्व एग्जांपल्स भी खुद से प्रैक्टिस करने हैं, जो भी डाउट्स वगैरह आते हैं उसको मार्क करके रखना है, फिर लेक्चर्स वगैरह में डिस्कस करना है, ठीक है। इसके बाद भी ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद चैप्टर जब एंड होता है वहाँ पर एक्सरसाइज है, ठीक है। चैप्टर जब एंड होता है वहाँ पर एक्सरसाइज पार्ट है, उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, थियरी क्वेश्चंस, MCQs होते हैं, थियरी क्वेश्चंस होते हैं, आंसरिंग ब्रीफ करके, गिव रीजंस होते हैं। तो जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस की उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ढूंढो और उसके आंसर्स खुद से ट्राई करो। हर चीज़ मैं नहीं दूंगा, सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करूँगा, वो सब तुमको करना होगा। समझ में आ रही है बात? वो सब खुद से ट्राई करो, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं तुम लोग की हेल्प करूँगा, ठीक है, उस सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करने में। तो इतना पार्ट है, ऐसा पैटर्न फॉलो करो, पढ़ो अच्छे से, टेस्ट के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाओगे फिर तुम लोग, ठीक है। ध्यान से, क्या बोला मैंने पैटर्न, पहले वीडियो लेक्चर्स, उसके बाद टेक्स्ट बुक में गो थ्रू करना है पूरा, उसके बाद उसके सॉल्व एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस करने हैं, उसके बाद जो क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है आंसर इन ब्रीफ जो है चैप्टर के लास्ट में वो पूरे सॉल्व करने, लिख के निकालने हैं, लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो, और हाँ, जो मैं देता हूँ, जो मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो वीडियोस में हो रहे हैं उसको भी नोट डाउन किया करो, वरना खाली बस देख रहे हो गया करके। वन टाइम लिखो, उसको प्रैक्टिस करो, तभी आएगा, माइंड में बैठेगा। बहुत स्मार्ट है, पता है मेरे को तुम लोग, बट स्टिल, ठीक है। थैंक यू।